एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, जिसके 3 पार्ट्स मैं पहले ही करा चुकी हूँ। अब मैं 4 पार्ट लेकर आई हूँ, जो 63 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हुए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, उसके बारे में डिस्कस कीजिए और आप बताइए कि आप उस नीति से क्या समझते हैं, क्या उसके बेनिफिट हुए, क्या उसके डिसएडवांटेज थे इंडियंस लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़पने की नीति। भारत में कंपनी के शासनकाल को 2 नीतियों काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। उनमें पहली नीति थी सहायक संधि नीति और दूसरी थी राज्य हड़प करने की नीति। इस नीति के पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बेलीजली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और वह किसी भी प्रकार भारत के अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। इस नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय राजाओं ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी अथवा जो अंग्रेजी राज्य के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र न हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते थे, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतः अपने परिवार अथवा निकट के संबंधी को ही गोद लिया जाता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था। लेकिन राज्य हड़प नीति डलहौजी ने ये कर दी कि यदि किसी के पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता और उसका जो राज्य है वो अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी का हो जाएगा। ये थी राज्य हड़प नीति डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 64, शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए। शेरशाह ने राजस्व संबंधी सुधारों के अंतर्गत 3 दरें निश्चित की थी, जिनमें राज्य की सारी पैदावार 1/3 राजकोष में लिया जाता था। ये दरें जमीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार निश्चित की जाती थी। भूमि की भिन्न भिन्न उर्वरता के अनुसार अच्छी, बुरी और मध्य श्रेणी की उपज को प्रति बीघे जोड़कर उनका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल लिया जाता था। राजस्व भाग बाजार भाव के अनुसार रकम वसूल किया जाता था, जिससे राजस्व कर्मचारियों तथा किसानों को बहुत सुविधा हो जाती थी। इस्लाम शाह की मृत्यु तक यह पद्धति निरंतर चलती रही। क्वेश्चन नंबर 65, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है। उल्लेख करो। मुगल शासनकाल में समाज में शांति, समृद्धि एवं सुव्यवस्था थी। फलतः इस काल में विभिन्न कलाएं न केवल विकसित हुई अपितु अपनी चरम पर पहुंची। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल आदि प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उसके काल में लाल किला, दीवानी खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोदी मस्जिद, अंगूरी बाग, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है। प्रति व्यक्ति आय की कमी हो जाती है। लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, साधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 67, जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। मुगल काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। वे चित्रकला का पारखी था। चित्रकारों के नाम थे अब्दुल हसन, उस्ताद मसूर, फारूकबेग, बिशनदास, मनोहर आदि। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला में रुचि रखता था। मुगल काल की स्थापत्य कला। बाबर ने इमारतें तो कई बनवाई, परंतु उनमें से 2 शेष रही हैं। पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली का आरामबाग और धौलपुर में चौखरी बावली का निर्माण किया हुमायूं। दिल्ली स्थित दीनपनाह नामक भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। शेरशाह के समय में 2 इमारतें दिल्ली के समीप पुराना किला की मस्जिद 1540-44 तथा सहसराय का मकबरा अपनी सुंदरता और सुडौलपन के कारण प्रसिद्ध है। अकबर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उसके काल की सबसे पहला भवन था। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, जहांगीर महल, अकबर का किला इत्यादि जहांगीर के समय में
अकबर का मकबरा सिकंदरा में 1613 में, शालीमार बाग श्रीनगर। शाहजहां शीश महल, खास महल, दीवान खास, ताजमहल, लाल किला दिल्ली, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा आदि। औरंगजेब, दिल्ली की संगमरमर की छोटी सी मस्जिद, काशी में विश्वनाथ मंदिर, बीवी का मकबरा, ये औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी का जन्म तथा उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता एवं पिता के नाम बताइए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शहाजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह शाहबाई नेवलंकार से 1640 में हुआ। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। अष्टप्रधान के विषय में आप क्या जानते हैं? अष्टप्रधान पेशवा, इसका मुख्य कार्य शासन की देखरेख करना एवं शांति की स्थापना करना था। अमात्य, इसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाब की जांच पड़ताल करना तथा राज्य का आय व्यय का लेखा रखना था। मंत्री, इसका कार्य राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्यवाहियों का विवरण रखना था। चिटनिस, यह राजा के पत्र व्यवहार का देखरेख करता था। सुमंत, यह राजा का विदेश मंत्री होता था। सेनापति, इसका कार्य सैनिकों की नियुक्ति करना तथा सेना को सुसंगठित करना तथा अनुशासित रखना था। पंडित राव या दानाध्यक्ष न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 70, मराठा राज्य स्थापना में शिवाजी का योगदान का वर्णन कीजिए। शिवाजी की सफलता एवं विजय तथा उपलब्धियां। जावली विजय, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने मोरे नामक मराठा सरदार जावली का प्रदेश छीन लिया, जो सतारा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था। कोंकण विजय, 1657 ईस्वी में अंत में शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण कर कल्याण, भिवंडी, चोल, लाले, लोहगढ़ आदि को भी अधिकार कर लिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप शिवाजी पश्चिम समुद्र तट पर पहुंच गए तथा यहाँ पर उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। पुरंदर की संधि, शिवाजी के दबाने हेतु औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और दिल्ली खां को सेनापति बनाकर दक्षिण की ओर भेजा। शांति शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए। जयसिंह ने शिवाजी को ऊंची आशाएं देकर अपने साथ औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए राजी कर लिया। 1666 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा गए। 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटकर अपनी आर्थिक दशा को भी उसने ठीक कर लिया। बीजापुर से संघर्ष, अफजल खां की पराजय, मुगलों से संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 71, शिवाजी के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। शिवाजी का शासन प्रबंध। मजूमदार के अनुसार वह केवल एक निर्भीक सैनिक एवं सफल विजेता ही नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा की प्रबुद्ध शासक भी था। केंद्रीय प्रशासन, पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री, मंत्री, चिटनीस, सुमंत, विदेश मंत्री, सेनापति, पंडित राव या दानाध्यक्ष, न्यायाधीश। प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, अश्व सेना का विशेष महत्व, किलों का प्रबंध, सेना में कठोर अनुशासन, शिवाजी के सैनिक सुधार। पॉइंट 3, आय के साधन, भूमिकर व्यवस्था, चौथा सरदेशमुखी प्रजा को सुख संपन्नता, न्याय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? जब 1453 ईस्वी में कुस्तुतोनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोप तथा भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत में आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना अधिक लाभ कमाया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मोड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? भारत में अंग्रेजों का आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी। अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने हेतु आज्ञा पत्र प्राप्त किया। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स से आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी की स्थापना की।
1615 में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार आगरा में आया और 3 वर्ष तक रहा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में डचों का आगमन कब हुआ? पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी, जिन्हें डच कहा जाता है, उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। केप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 में आने वाले कॉर्नेलिस डे हस्तामान प्रथम डच नागरिक था। 1602 में भारत में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। डचों ने भारत में मछलीपट्टनम, कालीकट, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, भड़ोच, कैमरे, अहमदाबाद, कोचीन, पटना, बालासोर, भाकर, तमिलनाडु आदि व्यापारिक कैंप स्थापित किए। डचों का भारत में अंतिम रूप में पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों के आगमन से हुआ। अंग्रेजों तथा डचों के मध्य बेदरा में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, इलाहाबाद की संधि कब हुई? बक्सर युद्ध के बाद दोनों पक्षों के मध्य 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि की शर्तें अग्रलिखित क्या थीं? अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 76, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपने अधिकार बनाए रख सकता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं पहले करा चुकी हूँ। अकबर में धार्मिक कट्टरता का अभाव था। वह अन्य धर्मों के प्रति उदार था। उसने सर्वमान्य धर्म दीन इलाही की स्थापना की। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खान प्रार्थना गृह बनवाया, जहाँ वह सभी धर्मों के लोग साथ धार्मिक चर्चा करता था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 77, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। किसके? औरंगजेब के। उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धनराशि व्यय हुई। दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका। क्वेश्चन नंबर 78, नूरजहां मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। वह बहुत सुंदर थी। जहांगीर ने उसकी सुंदरता के कारण उसे यह उपाधि दी थी। मकबरा बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक मकबरा कहलाता है। कोहिनूर मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा। महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। महाद्वीप पृथ्वी की संरचना से पूर्व 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिंचाव के धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 80, एशिया महाद्वीप का विस्तार, स्थिति तथा जलवायु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटे देश मालदीव, सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। स्थिति एवं विस्तार। एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। यह उत्तर दक्षिण की दिशा में 85-60 किलोमीटर एवं पूर्व दक्षिण दिशा में 9600 किलोमीटर तक स्थित है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। जलवायु इस सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांश गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पाई जाने वाली खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। खनिज पदार्थों के 3 वर्गों में विभक्ति किया जा सकता है। धात्विक खनिज,
जैसे लोह, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि धात्विक खनिजों के दो भागों में बांट सकते हैं। लोह धात्विक खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। अलोह धात्विक खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि। अधात्विक खनिज जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस आदि। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व अणु आदि। क्वेश्चन नंबर 82, लोहा कितने प्रकार का होता है? हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताइए। लोह धातु में अन्य पदार्थों के मिले होने से इसे लोह अयस्क क्यों कहा जाता है? लोह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सिडेराइट 4 प्रकार होते हैं। उपयोग लोह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं जैसे तांबा, टिन, पतला सीसा, चांदी, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व में प्राकृतिक शक्ति के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? विश्व में प्राकृतिक शक्ति के प्रमुख संसाधन हैं कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति। कोयला शक्ति के साधनों में कोयला का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन वन प्रदेश की वनस्पति धीरे धीरे पृथ्वी के भीतरी भाग में दब जाने और वहां से गर्मी झुलसकर ठोस हो जाने से कोयला बनी है। कोयला कार्बन एवं टर्शरी युगों से बना है। कोयला ईंधन तथा रासायनिक पदार्थों का स्रोत है। कार्बन की मात्रा तथा ज्वलनशील तत्वों के आधार पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट नामक 4 प्रकार की कोयले की किस्में होती हैं। खनिज तेल पेट्रोलियम पदार्थ जलज चट्टानों में पाया जाता है जो वनों एवं सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्राय नमकीन जल और गैसों के साथ मिला पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसमें अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत शक्ति शक्ति के साधनों में जल विद्युत शक्ति का प्रमुख स्थान है। बहते हुए जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन इंजनों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व में प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं? विश्व में प्रमुख रेल मार्गों के निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग यह यूएसए के सिएटल नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग यह यूएसए से सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। दक्षिण ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग यह यूएसए से लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क तक व न्यू ऑर्लियंस तक जाता है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग यह कनाडा के हैलिफैक्स से बैकनूर तक जाता है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस कॉकेशियन रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 85, संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए। संचार का अर्थ संचार से तात्पर्य शब्द, पत्र, सूचनाओं या संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मतियों के विनिमय से होता है। संचार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। संचार में सभी चीजें शामिल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के माध्यम मस्तिष्क में डालता है। संचार का अर्थ पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने में व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया है। संचार के साधन की उपयोगिता इंटरनेट है, वीडियो डिस्क है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, रेडियो है, विभिन्न उपग्रह हैं। आधुनिक संचार के समस्त माध्यमों में रेडियो सर्वसुलभ माध्यम है। सन 1962 ईस्वी में भारत में एक नियमित प्रसारण सेवा के लिए भारत सरकार तथा एक निजी संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मध्य एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत रेडियो लाइसेंस बनवाना आवश्यक कर दिया गया। लाइसेंस शुल्क के रूप में 60% सरकार को तथा 40% ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को मिलना निश्चित हुआ। उसी समय मुंबई केंद्र का उद्घाटन 23 जुलाई सन 1927 तथा कलकत्ता केंद्र का उद्घाटन 26 अगस्त सन 1927 को हुआ। तो ये था आपका राजन सीरीज के DLED 3rd सेमेस्टर हेतु सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।